छात्रों, इस वीडियो में हम वाह रे हमदर्द पाठ का शेष भाग करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि लेखक किस प्रकार दुर्घटनाग्रस्त होकर एक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हुए। वैसे उन्हें टांग टूटने की चिंता कम थी। प्राइवेट वार्ड में, सरकारी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने की चिंता उन्हें अधिक थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकारी अस्पताल में मरीज का उपचार ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। दूसरी चिंता प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने की थी। प्राइवेट वार्ड में भर्ती होने से वे चिंतित इसलिए थे कि वहाँ मरीज से मिलने वालों के लिए कोई निर्धारित समय नहीं होता है। कभी भी कोई भी उनसे मिलने आ सकता है। और लेखक को सबसे ज़्यादा डर अपने हमदर्दों से था, जो उनसे मिलने के लिए वहाँ आ सकते थे। यह डर इसलिए था कि कभी कभी वे हमदर्द जो हमसे मिलकर या बीमार से मिलकर उसका दर्द बांटने आते हैं, वे उसका दर्द बांटने के बजाय बढ़ा जाते हैं। लेखक इसी आशंका से डरा हुआ था। अब हम पाठ आगे बढ़ाएंगे। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि बेटा देखो, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, वे सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना डुलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खोलीं तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, अर्थात उन्हें अस्पताल
के नियमों का ध्यान नहीं रहता, न ही रोगी की सुविधा असुविधा का। वे अपनी सुविधा से रोगी से मिलने आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई, जबकि अस्पतालों में खास हिदायतें दी जाती हैं कि वहाँ भीड़ इकट्ठी न की जाए, ज़्यादा लोग जमा न हों, क्योंकि लोगों के जमा होने से शोर शराबा बढ़ता है, जिससे वहाँ मौजूद रोगियों और बीमारों को असुविधा होती है। इसीलिए वहाँ कम से कम लोगों के आने की विनती की जाती है, आग्रह किया जाता है। पर कभी कभी लोग झुंड में, समूह में बीमार से मिलने जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सोनाबाई नाम की महिला अपने 4 बच्चों के साथ लेखक से मिलने गई। तो लेखक को क्या लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, नटखट होते हैं, छोटी मोटी शरारत उनका स्वभाव है, और यदि चारों बच्चों ने कुछ शरारत कर दी तो शायद बात कुछ बिगड़ जाए। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। अर्थात अस्पताल में आने वाले लोग, मरीज से मिलने वाले लोग जब अस्पताल आते हैं तो तरह तरह की भाव भंगिमाएं और मुद्राएं बनाया करते हैं। कुछ आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं, कुछ अफसोस का भाव प्रकट करते हैं, कुछ ऐसी मुद्राएं बनाते हैं जैसे ये क्या। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। इसीलिए शायद लेखक जो है सोनाबाई के बच्चों के व्यवहार या स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे, इसीलिए उनके आते ही वे किसी दुर्घटना को लेकर आशंकित हो गए थे। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा का गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। इस तरह से वह अपनी बेटी की गलतियों को सही साबित करने का प्रयास कर रही है कि अर्थात दवा की शीशी गिर गई, टूट गई, नुकसान हो गया, तो इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है, आपकी हानि नहीं है, बल्कि ये तो आपके लिए शुभ लक्षण है कि आप अतिशीघ्र, बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया, डर गया। क्यों कि एक बार आने पर
इन्होंने ऐसी दुर्गति की यह गति बनाई, दोबारा आएंगे तो क्या करेंगे। मात्र उसकी कल्पना से लेखक मन शरीर आत्मा से डर गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ा रोने लगा और कहने लगा, हाय, तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। तो इतनी बड़ी औपचारिकता कि जहां उनके अफसोस में भी, रोने में भी दुख, सहानुभूति का लेश मात्र भी नहीं होता है। वे जो कुछ भी, जितनी भी सहानुभूति दिखाते हैं, सब मात्र दिखावा होती है। मगरमच्छ के आंसू होते हैं। खोखली सहानुभूति दिखाते हैं लोग। आजकल लोग ठीक से पता भी तो नहीं बताते। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे, अच्छा भाई, माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी, बेढंगी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी ये मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे, अर्थात अवश्य जबरदस्ती सुनाएंगे। एक दिन बगल में झोला दबाया पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था, जबकि पहले बताया जा चुका है कि उनकी कविता कोई सुनना ही नहीं चाहता था। फिर भी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की कहावत वे चरितार्थ करते हैं और क्या कहते हैं कि 4-5 दिन से कवि सम्मेलनों में व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले, तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा, अभी भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर,
अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो छात्रों, इस तरह से यह पाठ पूरा हुआ। आशा है पाठ का भाव, संदेश और सीख आपने समझा होगा, आत्मसात किया होगा। छात्रों, यह पाठ यहीं ख़त्म मत कीजिए, बल्कि इससे मिलने वाली सीख, संदेश को अपने व्यवहार में लाइए और भविष्य में कहीं भी, कभी भी यदि ऐसा अवसर आए कि आपको किसी बीमार व्यक्ति से मिलने या उसे देखने जाना है, तो जाएं तो अवश्य, पर जाने के बाद हम उसके सच्चे हमदर्द बने, हमारे मन में उसके प्रति सच्ची सहानुभूति हो, बेदर्द नहीं बने। हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे आचार व्यवहार से उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, कष्ट न हो। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।